नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स स्लैब में बदलाव, गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत। हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार। हरियाणा के 12 जिलों के किसानों को बड़ी राहत, फसल नुकसान का मिलेगा मुआवजा। 15 सितंबर तक खुला रहेगा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत का मामला, ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दिए मुआवजे के आदेश। बिजली निगम ने जेई के बाद 3 और कर्मचारियों को किया सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार की ओर से टैक्स स्लैब किए गए बदलावों को हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी राहत बताया है। उन्होंने इस राहत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। बेदी ने कहा कि टैरिफ के माध्यम से अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करने वाले अमेरिका को भी सरकार ने इस फैसले से मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। ये फैसला हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत और मजबूती प्रदान करेगा। हरियाणा में बाढ़ के हालातों पर बेदी ने कहा कि इस वर्ष बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कई जगह भारी नुकसान किया है, और लेकिन नायब सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अधिकारियों के तालमेल और खुद फील्ड में रहकर प्रदेश का बड़ा नुकसान होने से बचाया है। और उन्होंने कहा कि बहुत हद तक हरियाणा ने पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के हालात बाढ़ के कारण आज हैं, उससे प्रदेश को सुरक्षित करने का काम किया है, जिसके लिए प्रदेश की सारी टीम बधाई की पात्र है। देखिए, 2 दिन लगातार बैठक चल रही है जीएसटी काउंसिल की दिल्ली में। हमारे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के अध्यक्षता में और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और फाइनेंस के सभी अधिकारी वहाँ पर हैं। कल जो जीएसटी काउंसिल का निर्णय आया है, मेरे ख्याल से आप तो दिवाली तोहफा कहते हैं, परंतु मध्यम वर्ग और गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को एक बहुत बड़ा सबल इससे मिलेगा, ताकत मिलेगी, और इसका लंबे समय तक भारत की इकोनॉमी पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ये जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं, मैं आभार प्रकट करता हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का और वित्त विभाग के सभी अधिकारियों का। और इससे जो दूरगामी रिजल्ट आएंगे, जिस प्रकार दादागिरी चलाना अमेरिका चाहता था भारत की इकोनॉमी को लेकर, उसको भी इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, और ये हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मजबूती भी देगा और ताकत भी देगा। हरियाणा के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रदेश में जिन स्थानों पर पानी का भराव हुआ है, उनकी पॉइंटिंग कर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या से बचने के लिए ठोस और स्थायी कार्य योजना बनाई जा सके। इसके अलावा जिस भी क्षेत्र में जल भराव की दिक्कत है, उनके तुरंत समाधान किए जाएं। आने वाले दिनों में भी अगर मौसम ऐसे ही रहता है, तो उस दौरान बनने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए भी अपनी तैयारियों को और मजबूत किया जाए। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भरोसा जताया कि अधिकारी और कर्मचारी टीम भावना के साथ काम करके इस चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेश की जनता को बेहतर सेवाएं देंगे। देखिए, इस बार पूरे प्रदेश के अंदर बरसात सामान्य से बहुत ज़्यादा हुई है, और इस कारण से कई जगह पे बाढ़ जैसे हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। हमारे दोनों डिपार्टमेंट, पहले पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की हमने मीटिंग ली, जिसमें हमने पूरे प्रदेश के अंदर जानकारी ली कि जो हमारा चाहे ट्यूबवेल से हम पानी पहुंचाने का काम करते हैं, और चाहे नहर आधारित हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं, चाहे वो जो जल भराव कहीं भी अगर शहर के अंदर होता है तो उस सब की जानकारी लेने का काम किया है। हमने हमारे जो डिपार्टमेंट जो पब्लिक हेल्थ का है, जहाँ जहाँ भी शहरों के अंदर, चाहे वो नगर पालिका है चाहे नगर परिषद है, उसके अंदर जहाँ जहाँ भी कहीं अगर कोई पानी भरा है तो उसको तुरंत निकालने का काम किया है। और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो नगर पालिका और नगर परिषद जो है, वहाँ पे स्थिति सारी की सारी अंडर कंट्रोल के अंदर है,
क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है वो जहाँ जहाँ पे भी हमारे नगर निगम और चाहे वो FMDA है, चाहे GMDA है, चाहे SMDA है, वहाँ पे जो दूसरे डिपार्टमेंट उसको देखने का काम करते हैं। और सारे आज प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि स्थिति जो है हमारी बिल्कुल अंडर कंट्रोल के अंदर है और सही तरीके से हमारे डिपार्टमेंट्स ने स्थिति को संभाले हुए हैं। ज़रूरी दिशा निर्देश हमने जो हमारे अधिकारीगण हैं उसको देने का काम किया। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने एक उच्च स्तरीय रिव्यू बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न हुई स्थिति और बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन इकाइयों और अन्य हितधारकों के साथ तैयारियों का जायजा लिया गया। बाढ़ और जल भराव से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 15 सितंबर 2025 तक खुला रखने का निर्णय लिया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खरीफ फसलों को हुए नुकसान की जानकारी अपलोड कर सकते हैं और क्षतिपूर्ति के लिए दावा दर्ज कर सकते हैं। अब तक लगभग 4 लाख एकड़ खरीफ फसलों के नुकसान के दावे इस पोर्टल पर दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दावों का सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाए ताकि किसानों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। हिसार में मिर्जापुर रोड पर 11 kV हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत के मामले में बिजली निगम ने जेई के बाद 3 और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने 3 व्यक्तियों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया है। प्रारंभिक जांच में तार पुरानी पाई गई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। सस्पेंड होने वालों में फोरमैन राजपाल, लाइनमैन विजय और अमित शामिल हैं, जबकि इस मामले में बीते मंगलवार को जेई पंजाब सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। हरियाणा पुलिस ने मोस्ट वांटेड मेनपाल बादली को कंबोडिया से गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या समेत 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2010 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 2018 में पैरोल पर बाहर आकर 2019 में फर्जी पासपोर्ट से कंबोडिया भाग गया था। वहां उसने डिस्को शुरू किया और परिवार बसा लिया। एसटीएफ ने इंटरपोल की मदद से उसे गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम उसे कंबोडिया से प्रत्यार्पित कराकर भारत लेकर आई। मेनपाल बादली मूल रूप से झज्जर जिले के बादली गांव का रहने वाला है और वर्ष 2000 में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसने अपने चाचा की हत्या का बदला लेने के बाद एक के बाद एक कई हत्याएं की और इसके खिलाफ 2007 और 2010 में 3 हत्याओं के मामले दर्ज किए गए और इसे गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर विदेश फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने 25 अक्टूबर 2018 को 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था और 30 अक्टूबर 2019 को उसे भगोड़ा घोषित किया गया था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं पुलिस की 3 एप्लीकेशन में से 2 को स्वीकार कर लिया गया है और 1 को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। निर्णय के अनुसार अब ज्योति मल्होत्रा को अधूरी चार्जशीट दी जाएगी और चालान के पार्ट को भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता। और हालांकि रूटीन मीडिया ब्रीफिंग पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने कहा कि अदालत के फैसलों का सम्मान है, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं हैं। चारों आदेशों की कॉपियां शीघ्र लेकर उनके खिलाफ रिवीजन फाइल की जाएगी और उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा हिदायत दी गई है कि चालान को प्रकाशित न किया जाए। ज्योति की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी प्रेजेंटेशन भेजी गई है। वहीं कोर्ट ने ज्योति को 10 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। ज्योति की पिछली पेशी 25 अगस्त को हुई थी और इसी दौरान पुलिस ने एप्लीकेशन देकर कहा था कि ज्योति के वकील को चार्जशीट की कॉपी न दी जाए, क्योंकि यह काफी संवेदनशील है और इस पर वकील ने कहा था कि बिना चार्जशीट वह केस कैसे लड़े। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान जहां खाद के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगकर मुश्किल से 4 से 5 कट्टे यूरिया हासिल कर पाते हैं, वहीं यमुनानगर में यूरिया की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। यहां रोजाना अवैध रूप से खाद से भरे ट्रक गोदामों पर उतारे जाते हैं और फिर सुबह सुबह यह यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। और हाल ही में जटलाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि गाँव नगर में एक गोदाम पर बिना बिल के यूरिया खाद से भरा एक ट्रक खाली किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से यूरिया से भरा ट्रक भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से खाद सप्लायर, गोदाम मालिक और ट्रक चालक शामिल हैं। पुलिस ने तीनों के बयान दर्ज कर लिए हैं और कृषि विभाग को भी तुरंत सूचना दे दी गई है। कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाद के सैंपल लिए और लिखित में पुलिस को शिकायत सौंपी। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि यह अवैध यूरिया कहां से लाया गया था और आरोपी कब से इस गैर कानूनी धंधे में संलिप्त हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच जारी है।
हरियाणा के यमुनानगर में स्थापित हथनीकुंड बैराज से पिछले 80 घंटे में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जो दिल्ली में यमुना के पानी में इजाफा कर रहा है। 1 सितंबर को सुबह 4 बजे हथनीकुंड बैराज के गेट 1,65,000 क्यूसेक पानी होने के बाद खोल दिए गए थे, जो लगातार अभी तक खुले हुए हैं। इस दौरान अधिकतम 3,29,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ और तब से अब तक मिनी फ्लड के रूप में लगातार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। इस बीच बैराज के उत्तर प्रदेश की तरफ बनाया गया गाइड बंद के कंक्रीट ब्लॉक जो प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए थे, वह पानी के मार ना सहते हुए बह गए हैं। हालांकि अधिकारी इसकी वजह से बैराज को कोई खतरा नहीं मान रहे, लेकिन पानी के उस तरफ दीवार में दरार नजर आ रही है। सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और आरएस मित्तल का कहना है कि जैसे ही पानी कम होगा इसकी मुरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि बैराज को इससे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। हथनीकुंड बैराज से लगातार डिस्चार्ज होते पानी से यमुनानगर जिले के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में भूमि कटाव हो चुका है। सैकड़ों एकड़ भूमि यमुना में समा चुकी है। हालांकि अधिकारी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे पानी के बढ़ते स्तर को देखते हुए यमुना के आसपास न जाएं। गुरुग्राम पुलिस ने नेपाल मूल का एक व्यक्ति जगत बहादुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम जब उसे पकड़ने गई तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम आरोपी को काबू करने के लिए बताया गया स्थान वजीराबाद से ताऊ देवीलाल पार्क के पिछले वाले रास्ते पर पहुंचे और आरोपी को ढूंढना शुरू किया। पुलिस टीम ने उसे रुकने के लिए कहा, परंतु उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर सीधी गोली चला दी और लगातार पुलिस टीम पर फायर करता रहा। तो पुलिस टीम द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक फायर आरोपी के पैरों में किया, जो गोली आरोपी के दाहिने पैर में लग गई। आरोपी के कब्जे से एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस, एक बैग जिसमें एक लोहा काटने का कटर, एक प्लास, एक पेचकस और घटनास्थल से 6 खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए दाखिल कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल से भारत बस से आता है और चोरी करने के बाद चोरी के सामान को टैक्सी में रखकर वापस नेपाल ले जाता था। रेवाड़ी जिले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी प्ले स्कूलों, निजी और सरकारी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि बाल सुरक्षा से संबंधित अनिवार्य व्यवस्थाओं का सख्ती से पालन किया जाए। यह कदम हाल ही में सामने आई एक गंभीर घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें विद्यालय परिवहन सेवा से जुड़े कर्मचारी पर नाबालिग बच्ची के साथ अनुचित व्यवहार का आरोप लगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित विद्यालय ने ना तो अपने स्टाफ का पुलिस सत्यापन कराया था और ना ही स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे या महिला अटेंडेंट की व्यवस्था की गई थी। आदेशों के अनुसार सभी ड्राइवर, कंडक्टर और गैर शिक्षण स्टाफ का पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। प्रत्येक स्कूल बस, वैन और स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित रखी जाए। दिशा निर्देशों की अवहेलना होने पर अधिकारी ने सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।